हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों क्लोनिंग के बारे में भी आज कवर करेंगे। आखिरकार क्या रहा कि देखिए, अमेरिका का जो एनर्जी विभाग है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की भागीदारी से एक ऐसा प्रोजेक्ट चालू किया जाता है जिसने दोस्तों कई वर्षों तक इस पर काम किया और अंततः पता क्या लगाया, उसके सकारात्मक प्रभाव क्या रहे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे या फिर उसकी हानियां क्या क्या हो सकती हैं। तो इस सबको आज हम कवर करेंगे। साथ ही साथ क्लोनिंग क्या होती है, इसका लाभ क्या होता है, इसकी हानि क्या होती है, ये भी हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अमेरिका के देखिए होता यह है कि अमेरिका का एनर्जी विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की मदद से अमेरिका के वैज्ञानिकों ने लगभग, देखिए इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक थे और उन्होंने वर्ष 1988 में, कई कई बुक में 1990 भी मिलता है, और ऐसे ही दोस्तों 18 देशों के लगभग 250 से भी ज्यादा प्रयोगशालाओं ने इस पर अनुसंधान किया। उन्होंने बात ये थी कि आखिरकार मनुष्य का नेचर, मनुष्य का व्यवहार जो है अलग अलग होता है और अलग अलग मनुष्य में, मतलब मनुष्य का जो डीएनए होता है वो अलग अलग होता है और जो मनुष्य के डीएनए में जो जीन होते हैं, किस जीन का कौन सा काम है, इसके लिए ही दोस्तों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत दोस्तों यदि 18 देशों की 250 प्रयोगशालाओं इस अनुसंधान में लग गई कि क्या क्या होता है दोस्तों मनुष्य में, जो जीन होते हैं इनका काम क्या होता है, और साथ ही साथ ये जो क्षारक होते हैं, हम जानते हैं कि जो चार क्या होते हैं मनुष्य की बॉडी में, चार क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, है ना, थाइमिन, साइटोसिन, ये क्या होते हैं, चार नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जिनसे डीएनए मिलकर बना होता है। इनका क्रम क्या है, कैसे ये काम करता है, इन्होंने जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जितने भी वैज्ञानिक लगे हुए थे, उन्होंने लगभग 1 लाख जीनों की क्या की थी, पहचान की थी। तो मनुष्य के डीएनए में लगभग 1 लाख जीनों की पहचान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और ऐसे ही दोस्तों मनुष्य के जो डीएनए बनाने वाले लगभग 3 अरब 20 करोड़ क्षारकों का निर्धारण करना था। मनुष्य के डीएनए में तो वैसे मात्र 4 क्या होते हैं दोस्तों, यदि हम बात करें लगभग 4 क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, लेकिन ये किस प्रकार से अलग अलग व्यवस्थित होते हैं। तभी तो यदि हम बात करें कि किसी एक व्यक्ति का डीएनए जो है, एक उसके माता पिता के अलावा, यदि उनके भाई बहन के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से भिन्न होता है, क्योंकि यदि हम एडोनिन, है ना, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन की बात करें तो दोस्तों इनका जो नाइट्रोजन क्षारक कहलाते हैं, इनका क्रम अलग अलग डीएनए में अलग अलग क्रम से क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो ऐसा ही दोस्तों वैज्ञानिकों ने किया कि ये जो वैज्ञानिक लगे हुए थे, इन्होंने देखा कि मनुष्य के डीएनए में लगभग 1 लाख जीन होते हैं और नाइट्रोजन क्षारक मतलब ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, तो 3 अरब 20 करोड़ नाइट्रोजन क्षारकों का इन्होंने निर्धारण किया। और उनका ये था कि किस प्रकार से सूचनाएं जो हैं वो डाटाबेस में संचित होती हैं, और किस प्रकार से दोस्तों यदि हम देखें कि किस प्रकार से आज मनुष्य जो है ना, मनुष्य जो है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यदि हिंसात्मक यदि घटना कोई हो रही है, जैसे कि अभी हाल ही में दिल्ली में जो साक्षी हत्याकांड हुआ है, मैं इस पर बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन ये देखिए क्या होता है कि कई कई बार जो है हमारी बॉडी में ऐसे कई जीन्स जो है होते हैं जो कि क्रोध के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो कि हिंसा के लिए भी क्या होते हैं, उत्तरदायी होती है। और यही जो डीएनए में मौजूद जो चार क्षारक है, जब इनके अनुक्रम का पता चल जाएगा तो दोस्तों होगा क्या, उससे आखिरकार होगा क्या, तो होगा ये होगा दोस्तों कि जैसे ही मनुष्य के डीएनए में मिलने वाले ये जो 4 नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम का पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये किस व्यवस्था में व्यवस्थित है, तो इसके आधार पर जितने भी जो आनुवांशिक रोग हैं, है ना, जितने भी जो आनुवांशिक रोग हैं, इनकी पहचान का, और साथ ही साथ इनकी पहचान भी की जाएगी और ऐसे रोगों का निदान का रास्ता जो है वो अपने आप खुल जाएगा। कैसे खुल जाएगा, अब आप कहेंगे कैसे खुल जाएगा, ये होगा कि जैसे जिस प्रकार से मान लीजिए डायबिटीज है, इसके लिए ये जो 4 क्षारक है ये किस क्रम में व्यवस्थित है ना, या फिर कैंसर है, इसके लिए किस प्रकार से व्यवस्थित है, या फिर दोस्तों यदि हम बात करें किसी अन्य रोग की बात करें, तो किसी भी रोग के लिए ये जो 4 नाइट्रोजन क्षारक है ये किस प्रकार से व्यक्ति के डीएनए में मौजूद है और इनका अनुक्रम क्या है। अब यहाँ पर कौन सा जीन
किस प्रोटीन, तो ये हो गया इसका पहला फायदा कि आनुवांशिक रोगों की पहचान की जाएगी और उनका निदान किया जाएगा। दूसरा दोस्तों ये होता है कि कौन सा जीन, कई ऐसे भी जीन होते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब यदि व्यक्ति के लिए क्या है, प्रोटीन की कमी है, तो उस जीन को जो है वो क्या कर दिया जाएगा, व्यक्ति के बॉडी में वही जीन जो है वो डाल दिया जाएगा। जिस प्रकार से आज मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप ऐसे देख सकते हैं कि जितने भी जो जीन हैं, ये टेक्नोलॉजिकल, देखिए ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये देश अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये देश हमसे कई गुना आगे टेक्नोलॉजी में ही निकले हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये आनुवांशिक और जैविक समस्याएं जो हैं, ये इसी के माध्यम से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर ही लाखों वैज्ञानिक जो है वो कार्य कर रहे हैं और उन्हीं ने ये पता लगाया है कि 6000 प्रकार के आनुवांशिक रोगों की पहचान और निदान का रास्ता भी इसके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से खुल जाएगा। प्रमुखता ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट है मनुष्य के डीएनए में मौजूद जीनों का अनुक्रम का पता लगाना और मनुष्य के डीएनए में कितने जीन होते हैं, किस जीन का कौन सा कार्य है, ये पता लगाना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का काम है। इतना समझ में आ गया। अब इसके माध्यम से क्या क्या किया गया है, तो 1 लाख जीनों का पहचान किया गया है और नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन क्षारक है वो 3 अरब 80 करोड़ जो है, ये 3 अरब 20 करोड़ क्षारक, नाइट्रोजन क्षारकों के व्यवस्थित क्रम का पता लगाया गया है। उसमें होगा क्या, कौन सा जीन किस प्रोटीन का काम करता है ये पता होगा, ये लाभ है इसका। आनुवंशिक रोगों का निदान संभव होगा, ये लाभ है। साथ ही साथ दोस्तों यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो ये जो श्रेष्ठता का जो भ्रम आजकल फैल रहा है, तो इसके माध्यम से श्रेष्ठता का भ्रम भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि कोई हिंदू है उसे भी डायबिटीज हो सकती है, यदि कोई मुस्लिम है उसे भी डायबिटीज हो सकती है, यदि कोई क्रिश्चियन है तो उसे भी डायबिटीज हो सकती है। ये क्या है, ये दोस्तों मनुष्य की बॉडी में उपस्थित क्या है, ये जीनों का काम है, ये डीएनए में उपस्थित जीन काम कर रहे हैं। तो इसमें ये जो ऊंच नीच का जो भ्रम है, अब इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मानव की विभिन्न प्रजातियों में कोई भी आनुवांशिक अंतर नहीं है। यदि हम बात करें कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, तो दोस्तों आनुवांशिक तौर पर इनमें किसी भी प्रकार का कोई श्रेष्ठता का भ्रम नहीं है। तो इसके कारण क्या हो सकता है, इसके कारण ये जो श्रेष्ठता का भ्रम है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पहले ही दावा किया जा चुका है कि मनुष्य की विभिन्न प्रजातियां, मनुष्य की जितनी भी प्रजातियां, चाहे वो प्रोटोऑस्ट्रोलाइड हो, चाहे वो मंगोलाइड हो, चाहे वो दोस्तों द्रविडियन हो, ये सभी किस प्रकार की है, ये सभी की सभी प्रजातियां जो हैं वो समान हैं, इनमें श्रेष्ठता का जो है वो कोई भी अंतर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अपराध विज्ञान के क्षेत्र में ये काफी प्रामाणिक अध्ययन होगा, क्योंकि अपराध का कारण क्या, जो मैंने अभी साक्षी हत्याकांड के बारे में मैं बता रही थी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से किस व्यक्ति का, यदि कोई आपराधिक तरीके का कोई व्यक्ति है, तो अपराध करने में उसका कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो इसका भी पता जो है वो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लगाया जा सकता है। अब जब ये पता लगाया जाएगा कि आपकी कमी क्या है, तो आपको सुधार भी हो सकता है। तो इसके माध्यम से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से मनुष्य के हार्मोन असंतुलन का कारण और उसके द्वारा किए गए अपराध दोनों को ही क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। निसंतान दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से बन सकती है, क्योंकि जो ऐसा जीन जो है इसमें डाल दिया जाएगा। अब कृषि के क्षेत्र में आपने जो है बीटी कॉटन, बीटी बैगन के बारे में पढ़ा होगा। मध्य प्रदेश में 2002-2003 में बीटी कॉटन की खेती प्रारंभ की गई थी। तो ठीक उसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में ऐसी कई सारी फसलें बनाई जा सकेंगी जो कि अपने साथ साथ कई अन्य गुणों को भी क्या करेंगी, धारण करेंगी, जैसे कि गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या होता है, सिर्फ चावल ही नहीं है दोस्तों, सुनहरा चावल ही नहीं है कि जो स्वाद तो देता ही है, साथ साथ विटामिन ए की कमी को भी पूरा करता है गोल्डन राइस। तो ये भी क्या है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये जीन के माध्यम से जो है वो संवर्धन कराया जाएगा कृषि में। अब आखिरकार दोस्तों इससे होगा क्या, मनुष्य में एक और इसमें फायदा होगा कि ये जो माइग्रेशन या फिर जो मनुष्य का प्रव्रजन हो रहा है ना, श्रेष्ठता के भ्रम के कारण जो
विभिन्न मानव समुदाय का प्रव्रजन हो रहा। प्रव्रजन क्या होता है? अपने स्थान को छोड़कर एक देश से दूसरे देश में चले जाना, या एक स्थान को किसी एक भौगोलिक इकाई को छोड़कर किसी दूसरी भौगोलिक इकाई में प्रवेश करना जो है वो प्रव्रजन कहलाता है। और क्यों जाता है, लोग क्यों जाते हैं? ताकि देखिए आज भी हमारे समाज में ऐसा है कि यदि किनका जो बेटा है ना, गुप्ता जी का बेटा जो है, यदि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी का भी जो बेटा है वो विदेश में है, तो पूरे समाज में क्या भ्रम फैल जाता है? पूरे समाज में ये भ्रम फैल जाता है कि वो जो है वो श्रेष्ठ है, और बाकी जितने भी जो कॉलोनी के लड़के हैं वो सब कैसे हैं? ऐसे ही है ना? तो ये जो भ्रम है, ये श्रेष्ठता का भ्रम भी इससे समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रवचन को रोक दिया जाएगा, क्योंकि श्रेष्ठता का भ्रम ही नहीं रहेगा। कहीं पे भी आप चले जाएं, जो मानव की जितनी भी प्रजातियां हैं वो सभी समान ही है। साथ ही साथ दोस्तों, बच्चे के वास्तविक माता पिता के निर्धारण में भी, क्योंकि जीनों का जब क्रम पता लगा लिया जाएगा कि पिता का जो डीएनए है वो उसमें जीन किस क्रम में व्यवस्थित है, तो बच्चे के डीएनए में भी जो है नाइट्रोजन क्षारक उसी क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो इस कारण बच्चे के जो रियल माता पिता है उनका पता भी लगाया जा सकेगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि हम बात करें कि इसके माध्यम से जो दान है, क्या अंगदान, अंग प्रत्यारोपण है ना? तो अंग प्रत्यारोपण के अंतर्गत जो है ये भी क्या होगा, ये लाभकारी होगा, जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा दोस्तों कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का, क्योंकि अभी आज के समय में ये जो लीवर है ना, लीवर खराब होने की समस्या से काफी लोग जो है वो ज्यादा प्रभावित हैं, और इससे काफी ज्यादा जो है वो इसका समाधान एक नया ढूंढा गया है कि अब जिस प्रकार से अंग प्रत्यारोपण की आंख का प्रत्यारोपण हो गया, हृदय का प्रत्यारोपण, ठीक उसी प्रकार से यकृत का जो है वो प्रत्यारोपण किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से मानव जीनोम में भी क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। लेकिन हानि भी है, जैव विविधता को हानि है। यदि आप बीटी कॉटन या बीटी बैगन हो गया या गोल्डन राइस की किस्में उगाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस फसल के बाद में कोई अन्य फसल भी उसी भूमि पर उपजाऊ पूर्वक उग सके। तो ये क्या है, जैव विविधता को इससे नुकसान होगा। जैविक हथियारों के संभावित खतरा हो सकता है। ये अपन बात करें सुजैनिकी या फिर यूजेनिक्स की बात कर रहे हैं, डिजाइनर बेबी प्रचलन होने की संभावना। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है या कोई एक दंपत्ति है, उसको बच्चे के बाल घुंघराले चाहिए हैं, तो वैसा ही जीन डलवा दिया जाएगा। बच्चे का रंग गोरा हो तो वैसा जीन डलवा देगा। बच्चे की आईज जो है वो बड़ी होनी चाहिए, तो उस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं ये जो डिजाइनर बेबी है ये होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो ये जो है वो दिक्कत हो जाएगा। मृत्यु पर रोकथाम के कारण जनसंख्या वृद्धि। जब साइंस जो है वो, टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज्यादा वृद्धि कर लेगा, लोगों का जो आनुवांशिक रोग हैं या कोई भी रोग है, जब वो ठीक हो जाएगा तो जीवन प्रत्याशा व्यक्ति की बढ़ जाएगी, और इसी के कारण दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की संभावना हो जाएगी। अब आयु बढ़ने के कारण, मान लीजिए कि दादाजी के पापा जी भी क्या है, परदादा जी जो है वो जिंदा है। अब वो जो थर्ड फोर्थ जनरेशन चल रही है, इतना पीढ़ी अंतराल हो गया है, जिनके कारण ना तो हम उनकी समस्या समझ पा रहे हैं, ना तो वो हमारी समस्याएं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये समस्या जो है वो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, जब देखिए आर्थिक असमानताएं, क्यों आर्थिक असमानताएं कैसे बढ़ जाएंगी? आर्थिक असमानता ऐसा कि मान लीजिए किसी कोई जो ऐसा देश है जहां पर ये टेक्नोलॉजी आ गई है, और ऐसा कोई देश है जहां पर जो कि मान लीजिए कॉन्गो की बेसन की बात कर ले रहे हैं, तंजानिया की बात कर ले रहे हैं, अफ्रीकी किसी भी देश की बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, विषमता की ओर अग्रसर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि हम बात करें, यदि कोई जीन डाला गया है बॉडी में, तो प्रजातीय रूप से विकास का खतरा उत्पन्न हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जो जीन डाला गया हो वो सकारात्मक प्रभाव ही दे, हो सकता है कि नकारात्मक, कि आपने गोरे होने का जो है वो जीन डलवा दिया और बच्चा जो है वो कोयले की तरह हो गया, तो ये तो एकदम नकारात्मक ही हो गया। या फिर आनुवांशिक रोगों में यदि किसी भी प्रकार का जो जीन आप प्रत्यारोपित कर रहे हैं, तो वो भी एक खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अब आखिरकार दोस्तों, यदि हम बात करते हैं, और साथ ही साथ महंगी है ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो दवाइयां हैं ये कैसी हैं, काफी महंगी हैं, तो इससे गरीब जो है वो और गरीब हो जाएगा, और अमीर जो है वो तो अमीर है ही है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि हम बात करें, आनुवांशिक कोड को तोड़ने से अमीर और गरीब देश तथा अमीर और गरीबों के बीच जो है वो अंतर बढ़ जाएगा। तो ये जो है, ये क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्लोनिंग के बारे में। आखिरकार क्या होती है क्लोनिंग, ये है हेडिंग इसकी, क्लोनिंग ही है यहाँ पर, है ना।
तो या फिर दोस्तों हम बात करते हैं क्लोनिंग। आखिरकार क्या है क्लोनिंग? आपने सुना होगा कि जो चीनी होते हैं वो अधिकांशतः कैसे दिखते हैं? एक से दिखते हैं। लेकिन या फिर जापानी जो है वो आखिरकार एक से दिखते हैं। या फिर दोस्तों कई कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि जो दुर्गा भेड़ हो गया, या फिर दोस्तों यदि हम बात करें डॉली नामक भेड़ है ना, डॉली नामक जो भेड़ है भारत की पहली क्लोनिंग भेड़। तो जो डॉली नामक भेड़ ने क्या किया था, पहला भारत का क्लोनिंग माना जाता है वर्ष 1997 का, ये भी सुना होगा। तो ये क्या है क्लोनिंग? दोस्तों यदि हम क्लोनिंग की बात करते हैं तो क्लोन एक ऐसा जीव होता है जो कि अलैंगिक विधि से उत्पन्न होता है। सामान्यतः देखिए, यदि हम बात करें, ध्यान से सुनेंगे, क्लोन एक ऐसा जीव होता है जो अलैंगिक विधि के द्वारा एकल जनक, या तो सिर्फ माता से या तो सिर्फ पिता से या तो दोनों से क्या होता है, विकसित होता है। और ये शारीरिक गुणों से ही नहीं बल्कि आनुवांशिक गुणों में भी किसके समान होता है, अपने जनक के समरूप होता है। और ऐसा जीव क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। क्लोनिंग और ये घटना, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। एक ऐसा जीव जो अलैंगिक विधि के द्वारा एकल जनक माता या पिता या माता पिता से क्या होता है, विकसित होता है, जो कि शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि आनुवांशिक तौर पर भी अपने माता पिता के जो है वो अनुरूप होता है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें, यदि मान लीजिए कि यदि कोई ए क्या है, ये ए है व्यक्ति जो ये चाहता है कि मैं शादी ना करूं और मेरा जो है वो बच्चा हो, और जो कि कैसा हो, ट्विंस बेबी हो। अब इसके अंतर्गत आपको आईवीएफ याद आ रहा होगा, आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है वो याद आ रही होंगी, तो इसी का ही एक पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दोस्तों यदि हम बात करें तो क्लोन जो है, अभी जो बनता है जो जीव, वो क्या कहलाता है? क्लोन। तो जो क्लोन जो बन रहा है वो पूर्णतः, यदि मैं अभी एग्जाम्पल दे रही थी कि यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ए है जो कि क्या चाह रहा है, एक बच्चा चाह रहा है, और यदि मान लीजिए उसे एक उसे एक बी नाम का क्या हो जाता है, एक बच्चा हो जाता है, जो कि क्या है, ये इसका सिंगल पेरेंट है। लेकिन इस ए का ही ये क्या होगा दोस्तों, ये बच्चा है। जब बच्चा है तो आनुवांशिक तौर पर इसका डीएनए भी मैच करेगा, इसकी आदतें भी मैच करेंगी, अर्थात ये क्या है, अपने पिता की या अपने माता की क्या है, पूर्णतः फोटोकॉपी, प्रतिलिपि। मतलब क्या है, पूरी की पूरी तरह जो है वो काम कर रहा है, पूरी की पूरी तरह जो है वो गुण मिलते हैं। तो आखिरकार ऐसी क्लोनिंग के लिए कौन सी दो विधियों का प्रयोग किया जाता है? वैसे क्लोनिंग जो होती है दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो क्लोन क्या होता है? क्लोन होता है कि ऐसा जीव जो अलैंगिक विधि के द्वारा एकल जनक माता या पिता से उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। और ये घटना क्लोनिंग कहलाती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं क्लोनिंग कितने प्रकार की होती है। तो क्लोनिंग दो प्रकार की होती है, एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होती है, एक थेराप्यूटिक क्लोनिंग होती है। एक क्या होती है? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होती है, एक होती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होती है, और एक होती है थेराप्यूटिक क्लोनिंग होती है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या होती है? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ये होती है जिसमें भ्रूण अवस्था का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और भ्रूण अवस्था में ही दोस्तों क्या किया जा रहा है, भ्रूण अवस्था में ही एक ही जीव का, मतलब एक जीव का इससे क्या होता है, निर्माण होता है। आखिरकार इसमें होता ये है कि एक कोई क्या होती है, जो एग सेल होती है ना, तो इसमें ये क्या होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि इसे डिवाइड कर दिया जाता है। ये एक एग सेल होती है, तो इससे जो है वो मादा के, अब जैसे पिता भी जो है वो बनना चाह रहा है, तो कहीं कहीं ना कहीं सैरोगेसी का, आजकल सैरोगेसी का भी प्रचलन जो है वो बढ़ चुका है। तो इसमें क्या किया जाता है कि भ्रूण विकलन की विधि के द्वारा, इसमें जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होती है, इसमें भ्रूण अवस्था का प्रयोग किया जाता है, जिसमें संपूर्ण एक व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का क्या होता है, जन्म होता है। थेराप्यूटिक क्लोनिंग क्या होती है? थेराप्यूटिक क्लोनिंग, जिसे चिकित्सा क्लोनिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसे किसी भी प्रकार की असाध्य बीमारी है, या फिर मान लीजिए कि यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है कि जिसे आनुवंशिक तौर पर कोई रोग है, और वो चाह रहा है कि मेरा जो बच्चा हो उसे किसी भी प्रकार का क्या ना हो, रोग ना हो। तो उसमें होता ये है कि किसी कोशिका का या किसी ऊतक का या किसी एक विशेष अंग का निर्माण करने के लिए थेराप्यूटिक क्लोनिंग का प्रयोग किया जाता है। ये क्या हो गई, इसकी प्रकार हो गए, क्लोनिंग के प्रकार हो गए। अब बात करते हैं क्लोनिंग की प्रयोग, मतलब क्लोनिंग काम कैसे करता है।
यदि एक किसी व्यक्ति को एक बच्चा चाहिए है या एक क्लोन चाहिए है, या फिर दोस्तों सिर्फ ये बच्चे तक ही नहीं बल्कि भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, है ना, खच्चर हो गया, इनकी भी आजकल क्या बनाए जा रहे हैं, क्लोन बनाए जा रहे हैं। और ऐसा ही अभी हम आगे पढ़ने वाले भी हैं कि जिसे दोस्तों क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो चाइना है ये इस पे काम कर रहा है। एक ही जैसे जो है वो कई जीव बनाता जा रहा है, एक ही प्रकार के जो है वो या एक ही गुणों वाले जो है वो जीवों को बनाने का काम कर रहा है। तो आखिरकार ये काम कैसे करता है? ये काम करता है, एक पहला करता है भ्रूण विकलन विधि और एक आता है नाभिकीय अंतरण विधि। क्लोनिंग की कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं। एक भ्रूण विकलन विधि होती है और एक नाभिकीय अंतरण विधि होती है। भ्रूण विकलन विधि में ये होता है कि जिसमें जन्म लेने वाला जो संतान होती है ये एकल पेरेंट से उत्पन्न नहीं होती है, जबकि दोस्तों ये किससे, एक ये नॉर्मल एक माता पिता से, माता और पिता दोनों से ही उत्पन्न संतान है। लेकिन होता क्या है, इसमें जो एक एग सेल है उसे ही क्या बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो एक बच्चा होना चाहिए था वहां पर ये जो है ये एग सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है और ये एक जो दोनों बच्चे हैं ये एक दूसरे के क्या बन जाती है, क्लोन बन जाती हैं। मतलब बच्चा तो एक होना था लेकिन इसे ही क्या कर दिया, एक सेल में ही भ्रूण अवस्था में 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब जो जन्म लेने वाली जो ट्विंस बेबी हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोन हैं। फिर उसके बाद में इसमें होता ये है कि सामान्य भ्रूण को आरंभिक अवस्था में ही, जैसे मैंने अभी बताया कि 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिससे कि 2 अलग अलग जीव जो जन्म लेते हैं और जिनका जो डीएनए है वो अपने पिता के समान ही होता है और ये एक दूसरे के समरूप होते हैं, जिन्हें हम ट्विंस बेबी या जुड़वा बच्चों के नाम से जानते हैं। नाभिकीय अंतरण विधि क्या होती है? नाभिकीय अंतरण विधि ये होती है जिसके अंतर्गत कोशिका के नाभिक को भौतिक रूप से निकाल लिया जाता है। अब नाभिकीय अंतरण विधि इसमें होता ये है कि दोस्तों नाभिक जो नाभिक है ना, ये नाभिक, तो नाभिक में जो कोशिका है, तो कोशिका ये क्या कोई सेल है, इसमें ये क्या न्यूक्लियर है, तो इसे ही इस नाभिक को क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा और फिर दोस्तों इसे जो है वो किसी नाभिक रहित अंडाणु में प्रविष्ट करा दिया जाएगा, किसी एग सेल में प्रवेश करा दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों फिर इस एग सेल को आर्टिफिशियल के तौर पर क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है अंडाणु को पूर्णतः हल्की तरंगों के माध्यम से फर्टिलाइज किया जाता है, जिसके माध्यम से अब जो ये जो एग बना है, जो एग सेल बन चुकी है, इस एग सेल को किसी भी माता के गर्भ में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके माध्यम से क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो ये एक इस प्रकार से ही ये क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल तरीका हो गया, जिसमें अभी अपन क्या कर रहे थे कि एकल जो यदि भ्रूण विकलन विधि में कि एकल माता पिता से उत्पन्न नहीं है कोई संतान, माता और पिता दोनों से उत्पन्न है ना भ्रूण विकलन विधि में, तो हम उसकी ही प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण को क्या बांट दे रहे थे, हम 2 भागों में बांट दे रहे थे। फिर हमने क्या देखा, नाभिकीय अंतरण विधि देखा। नाभिकीय अंतरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि नाभिक को निकाल लिया, इसे फिर फर्टिलाइज करवाया, फिर उसके बाद में किसी भी फीमेल में क्या कर दिया, यहाँ पे जो है वो इस एग सेल को डाल दिया, इस न्यूक्लियस को डाल दिया, जिसके कारण क्या होता है कि यदि 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ये एकल पेरेंट से भी उत्पन्न हो सकते हैं। वर्ष 1997 में डॉली नामक क्लोन इसी तकनीक से बनाई गई थी। और दोस्तों नाभिकीय अंतरण तकनीक का ही जो अभी हमने सेकंड विधि पढ़ी है, इसको हाल ही में वैज्ञानिक और अधिक इसमें तकनीकी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका विकसित रूप अभी भी चल रहा है और जिसे होनोलुलु तकनीक के नाम से जाना गया है। नाभिकीय अंतरण विधि का ही क्या है, वो भाग है, जिसमें दोस्तों यदि हम बात करें तो यदि मान लीजिए कोई एक सेल थी, तो इसे मान लीजिए पता चला कि हमने 5-6 सेलों में डिवाइड कर दिया है ना, उसी जो नाभिक को निकाला है हमने, उसे ही दोस्तों 5 से 6 अलग अलग कोशिकाओं में डिवाइड कर दिया। तो कितने बच्चे, जहां पर एक बच्चा होना था वहां पे 5 से 6 बच्चे जो हैं वो हो सकते हैं, और ये जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोन होंगे। और ऐसा ही दोस्तों जापान में एक प्रयोग किया गया था जिसमें 50 से अधिक चूहे के क्लोन बनाए गए थे। मतलब कि जो चूहे बनाए गए हैं जिसमें एक चूहे से ही क्या कर दिया गया था, 50 चूहे जो हैं वो अलग अलग उनकी कोशिकाओं से डिवाइडेशन कर दिया गया था और इस प्रकार से 50 चूहों का क्लोन जो है वो बनाया गया था। ये आप याद रखें। अब जैसे कि मैं बता रही थी कि 2 प्रकार की होती है, एक होती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होती है जो कि भ्रूण अवस्था के तौर पर
एक संपूर्ण जीव का निर्माण किया जाता है, एक होती है थेरापेटिक क्लोनिंग होती है, जिसमें प्रयोगशाला स्तर पर दोस्तों, या इसे चिकित्सा क्लोनिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें किसी भी एक विशेष अंग, विशेष कोशिका या विशेष ऊतक का क्या होता है, निर्माण किया जाता है। आनुवांशिक तौर पर यदि कोई व्यक्ति को कोई बीमारी है तो उसके लिए फिर हम सेकंड वाली थेराप्यूटिक क्लोनिंग की बात हम करते हैं। अब आखिरकार इससे समस्याएं क्या हैं दोस्तों? समस्याएं ये हैं कि जैसे जो डॉली है, 1997 में जब डॉली नामक भेड़ बनाई गई तो 270 बार प्रयास किया गया था, 270वीं बार जो है ये प्रयोग सफल रहा था। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो सफल हो। अब दोस्तों यदि हम बात करें क्लोनिंग में, उम्र बढ़ने की गति सामान्य जीव की तुलना में काफी तेज हो जाती है। यदि कोई क्लोन बनाया गया है तो इसकी जो एज होगी, मतलब ये कम उम्र का रहेगा लेकिन दिखेगा कैसा, कि जैसे ये बहुत आयु का हो चुका है। तो एक ये भी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, तो यदि कोई 5 साल का बच्चा जो कि क्लोन से बना हुआ है, क्लोनिंग से बना हुआ है, और यदि कोई एक 5 साल का बच्चा जो सामान्यतः पैदा हुआ है, तो ये जो है क्लोनिंग वाला इससे जो है वो बड़ा दिखेगा। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट यदि बात करते हैं लाभ क्या होगा, लाभ ये हो सकता है कि जैसे यकृत या लीवर का प्रत्यारोपण कराना है तो इसके माध्यम से कराया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे कुछ कि जैसे मान लीजिए रीढ़ की हड्डी टूट गई या किडनी हो गया, इनका निर्माण भी क्लोनिंग के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे मनुष्य की जैविक संरचना से मिलता हुआ पूरा का पूरा जो क्लोनिंग है वो तैयार हो सकता है। क्लोनिंग में दोस्तों यदि ऐसा कोई एक दुर्घटना में यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका है ना, स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, तो दोस्तों ये क्लोनिंग के माध्यम से जैसे जैसे क्लोनिंग का विकास होता जाएगा, ठीक उसी क्लोनिंग के माध्यम से विकलांगता नाम की भी कोई चीज नहीं रहेगी। न किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कोई भी यदि दुर्घटना में स्पाइनल कॉर्ड है ना, या फिर मेरुदंड कुछ भी टूट जाए तो क्लोनिंग के माध्यम से बनाया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों चमत्कारी प्रभाव कैसे देखने पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है वो हम बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, यदि हम बोन मैरो का भी अभी जो अस्थि मज्जा है इसका किसी भी प्रकार से ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता और किया भी जाता है तो काफी जो है ये रिस्की होता है। तो इसके कारण जब क्लोनिंग की विधि आ जाएगी तो इसके माध्यम से कोशिका का निर्माण हो जाएगा, और कोशिका का निर्माण हो जाएगा जिसके माध्यम से किसी अंग का निर्माण हो जाएगा। तो हूबहू अंग का प्रतिरूप तैयार करने में क्लोनिंग क्या करेगी, मदद करेगी। तो ये जो है ये दोस्तों इसके माध्यम से जो है ये लाभ हमें प्राप्त हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी साइंस एंड टेक के नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।